दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्वप्नलता का झूठ और लोकेश। रसायन शास्त्री महेंद्र की बात सुनने के बाद गुरुकुल प्रमुख विनायक को भी समझ में आने लगा कि आकर्ष की सफलता का बड़ा कारण उसकी देव ज्वाला है। एक बार के लिए तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले ही पल इस बात का भी एहसास हो गया कि भले ही इसमें अधिकांश योगदान देव ज्वाला का था, लेकिन वह देव ज्वाला भी एक प्रकार से आकर्ष का अभिन्न अंग थी। चाहे कैसे ही हो, पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता था कि आकर्ष ने 5 महामंत्र गोलियों का निर्माण किया था। तीनों रसायन शास्त्रियों के साथ बात करने के बाद आकर्ष को गोलियों को लेकर अलग अलग प्रकार की नई जानकारी हासिल हुई। सबसे पहले तो उसे यह पता चला कि जैसे अस्त्रों को परम श्रेणी में 4 उप श्रेणियां में विभाजित किया गया था, बिल्कुल उसी तरह गोलियों और रसायन शास्त्रियों को भी परम श्रेणी में 4 उप श्रेणी में विभाजित किया गया था। सबसे पहले भूपाल श्रेणी के रसायन शास्त्री और भूपाल श्रेणी की गोलियां, उसके बाद चक्रपाल श्रेणी के रसायन शास्त्री और चक्रपाल श्रेणी की गोलियां, फिर सैन्य श्रेणी के रसायन शास्त्री और सैन्य श्रेणी की गोलियां, और सबसे आखिर में राज श्रेणी के रसायन शास्त्री और राज श्रेणी की गोलियां। इन श्रेणियां को इस तरह का नाम देने की अपनी एक वजह थी। भूपाल श्रेणी का मतलब होता था भूपाल अर्थात जमीन का शासक। वही चक्रपाल श्रेणी का मतलब होता था चक्रपाल, जो इन भूपालकों पर शासन करता था। सैन्य श्रेणी का मतलब होता था सैनिक, जिनकी आज्ञा का पालन चक्रपालकों को करना पड़ता था क्योंकि यह राजा के आदेश पर काम करते थे। और सबसे आखिर में होती थी राज श्रेणी अर्थात राजा खुद, जो राजतंत्र में सबसे ऊपर होता था। इनके ऊपर भी सम्राट और बाकी सब होते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन्हीं 4 श्रेणियां का वर्णन किया गया था। बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर इन्होंने रसायन शास्त्री के तौर पर सीखना जारी रखा तो वह समय दूर नहीं होगा जब यह पूरे सूर्यांश देवतल में सबसे उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री बन जाएंगे। लक्ष्मण ने गुरुकुल प्रमुख विनायक की तरफ देखते हुए कहा। मैं भी उनकी बात से सहमत हूं। अभी आकर्ष की उम्र ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 500 साल। फिर हमारे गुरुकुल में भी एक परम श्रेणी का रसायन शास्त्री होगा। गोपाल ने भी लक्ष्मण की बात से सहमति जताते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर गुरुकुल प्रमुख विनायक की आंखें उत्साह से चमक उठी, जबकि आकर्ष को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हिसाब से रसायन शास्त्री बनना बस उसके लिए एक सीढ़ी थी। उसकी असली मंजिल तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना था ताकि दिव्यतल में जा सके और अपने परिवार को बचा सके। आकर्ष इन सब के बारे में सोच रहा था कि तभी लक्ष्मण की आवाज उसे सुनाई दी। आकर्ष, वैसे तो मेरी तकनीकें इतने उच्च स्तर की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की हर संभव कोशिश करूंगा। धन्यवाद एल्डर लक्ष्मण, आकर्ष ने आभार प्रकट करते हुए कहा। एक रसायन शास्त्री के तौर पर मैं भी आपकी मदद करने की हर संभव कोशिश करूंगा, इसलिए कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर सकते हैं। एल्डर गोपाल ने भी आकर्ष से कहा। जरूर, आकर्ष ने उनका भी आभार प्रकट करते हुए कहा। मदद करने की मैं भी हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता। तो कभी अगर किसी काम में मदद ना कर पाऊं तो उसको लेकर गुस्सा मत कीजिएगा। और हाँ, सिर्फ रसायन शास्त्री के तौर पर ही नहीं, बल्कि अगर आपको कभी ताकत के मामले में भी आवश्यकता पड़े तो आप हम सभी से कह सकते हैं। हम सब तो है ही, साथ में हमारे गुरुकुल प्रमुख और महाप्रमुख भी है। इन सब के होते हुए आपको नाग शक्ति देव गुरुकुल और ऊर्णनाभ देव गुरुकुल की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, महेंद्र ने कहा। उनकी बात सुनकर आकर्ष ने आभार प्रकट तो किया, लेकिन साथ में गुरुकुल के महाप्रमुख के बारे में भी सोचने लगा। देव गुरुकुलों में उनके गुरुकुल प्रमुख के अलावा भी एक और पद होता था जो गुरुकुल प्रमुख से ऊपर होता था। इन्हें गुरुकुल का महाप्रमुख कहा जाता था।
आकर्ष को आज भी याद था कि जब वह अभिराज से मिला था तो उसने इन गुरुकुलों के बारे में उसे क्या बताया था। अभिराज ने कहा था कि तीनों देव गुरुकुल जो ताकत बाकी सबको दिखाते हैं वह बस एक छलावा है। इन गुरुकुलों की असली ताकत तो इनके महाप्रमुख थे। सुदर्शन देव गुरुकुल के महाप्रमुख की एक बार अभिराज ने मदद की थी। उसकी मदद के कारण ही सुदर्शन देव गुरुकुल के महाप्रमुख पूरी अद्वितीय भूमि पर सबसे शक्तिशाली योद्धा बन पाए थे। बाकी सबके लिए तो अद्वितीय भूमि का सबसे शक्तिशाली योद्धा भोपाल मंडल के 7 सिद्धांतों को समझ चुका था, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता था कि अद्वितीय भूमि पर ऐसा योद्धा भी था जिसने 8 सिद्धांतों को समझा था। और यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि सुदर्शन देव गुरुकुल का महाप्रमुख था। गुरुकुल प्रमुख विनायक के निवास स्थान पर काफी देर तक उन सभी रसायन शास्त्रियों के बीच बातें हुई। उसके बाद सभी वापस अपने अपने निवास स्थान की तरफ रवाना हो गए। तीनों रसायन शास्त्रियों की मदद से आकर्ष आखिरकार गुरुकुल का मुख्य रसायन शास्त्री और तीनों रसायन शास्त्रियों का मुखिया बन गया। रक्षक एल्डर कश्यप की सहायता से आकर्ष को एक शक्तिशाली एल्डर के रूप में जाना जाने लगा। और सबसे आखिर में गुरुकुल प्रमुख की सहायता व समर्थन से आकर्ष गुरुकुल में एक शक्ति स्तंभ बन गया। वैसे तो गुरुकुल में जितने भी योद्धा थे वह सब उम्र के मामले में आकर्ष से बहुत बड़े थे, पर क्योंकि उसे इतने शक्तिशाली लोगों का समर्थन प्राप्त था तो किसी ने भी उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश नहीं की। आपसी सहमति से सुदर्शन देव गुरुकुल के द्वारा यह खबर बाहर फैला दी गई कि आकर्ष उनके गुरुकुल का मुख्य रसायन शास्त्री बन चुका है। इतने समय तक यह खबर सिर्फ गुरुकुल तक सीमित थी या फिर आकर्ष के कुछ करीबियों को इसके बारे में पता था। पर जैसे ही खबर बाहर फैली कुछ समय के लिए तो सुदर्शन शहर और बाकी दोनों शहरों में सिर्फ आकर्ष के बारे में ही चर्चाएं होने लगी। बहुत जल्दी यह खबर नाग शक्ति देव गुरुकुल और ऊर्णनाभ देव गुरुकुल तक भी पहुंच गई। समय तेजी से गुजरने लगा। जैसे जैसे महामुकाबले का दिन करीब आ रहा था दोनों शक्तिशाली गुरुकुल अपने अपने उच्च अधिकारियों के साथ सुदर्शन शहर की तरफ रवाना हो रहे थे। ऊर्णनाभ देव गुरुकुल के उच्च अधिकारियों में स्वप्नलता भी शामिल थी। काफी लंबे समय से वह साधना में थी, इस कारण उसे बाहर की ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जब वो सुदर्शन शहर की तरफ जा रही थी तब उसने अपने गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को आकर्ष के बारे में बातें करते सुना। तब जाकर उसे पता चला कि आकर्ष नाग शक्ति देव गुरुकुल की जगह सुदर्शन गुरुकुल में शामिल हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वह तो सुदर्शन देव गुरुकुल का मुख्य रसायन शास्त्री भी बन चुका है। अपने लोगों की बातें सुनने के बाद स्वप्नलता को यह भी पता चला कि उनके गुरुकुल की तरफ से कई लोगों को सुदर्शन देव गुरुकुल में भेजा गया था ताकि सुदर्शन देव गुरुकुल के 3 रसायन शास्त्रियों को आकर्ष के खिलाफ भड़काकर अपने गुरुकुल में शामिल कर सके। उनके गुरुकुल ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। सुदर्शन देव गुरुकुल के तीनों रसायन शास्त्री गुरुकुल को छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने सुना है कि सुदर्शन गुरुकुल के मुख्य रसायन शास्त्री आकर्ष का तुम्हारी बहन के साथ भी झगड़ा हुआ था। तुम्हें तो अपनी बहन का साथ देना चाहिए था, पर तुमने यह कहकर बात खत्म कर दी कि उसकी पहचान विशेष है। आखिर बात क्या है? जितना मुझे पता है तो तुमने तो उसकी पहचान के बारे में कुछ छानबीन भी नहीं की थी, तो फिर तुमने इस मामले को ऐसे ही क्यों जाने दिया? स्वप्नलता के साथ चल रही एक महिला ने स्वप्नलता से सवाल किया। इस महिला ने बिल्कुल सादे कपड़े पहने थे, दिखने में भी वह बिल्कुल साधारण थी। लेकिन सिर्फ स्वप्नलता और उसके गुरुकुल के सदस्यों को पता था कि यह महिला कितनी प्रभुत्वशाली है। मेरी अपनी कुछ वजह है, स्वप्नलता ने उस महिला के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी अपनी वजह? देखो, थोड़ी बहुत छानबीन तो मैंने भी करवाई है। यह बात बिल्कुल सच है कि आकर्ष 100 वर्ष से कम उम्र का है, इसके बावजूद एक मंत्र मंडल का योद्धा और उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री है। परंतु इसके अलावा उसकी पहचान में और कुछ भी विशेष नहीं है। मैंने सुना है कि कन्मणि गुरुकुल की एक महिला ने उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन आखिरी समय पर उसने एक देव अभिलेख की मदद से अपनी जान बचा ली।
कणमणि गुरुकुल की व्योमिका से तो तुम्हारी अच्छी खासी दोस्ती है, फिर तुम इस बारे में उसे क्यों नहीं बताती? उस महिला ने फिर से स्वप्नलता से सवाल किया। मैं नहीं चाहती कि कणमणि गुरुकुल को इस बारे में पता चले, क्योंकि खुद व्योमिका ने मुझसे निवेदन किया था कि मैं इस व्यक्ति पर विशेष नजर रखूं और जब भी जरूरत पड़े तो उसकी मदद करूं। स्वप्नलता ने इस बार ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर वह महिला पूरी तरह से दंग रह गई। उसने ऐसा कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह आकर्ष को पहले से जानती है? उस महिला ने फिर से सवाल किया। इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस व्यक्ति की जान व्योमिका के लिए बहुत कीमती है, स्वप्नलता ने जवाब देते हुए कहा। इस समय पर नाग शक्ति देव गुरुकुल के सदस्य भी सुदर्शन शहर की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। इनमें सबसे आगे एक ऐसा व्यक्ति चल रहा था जो मध्य अवस्था और बुजुर्ग अवस्था के बीच में था। उसका चेहरा काफी डरावना था, इतना डरावना कि अगर कोई छोटा बच्चा उसे देख ले तो निश्चित रूप से बेहोश होने वाला था। यह व्यक्ति नाग शक्ति देव गुरुकुल का पूर्व गुरुकुल प्रमुख था। शुरुआत में तो जब शहर के लोगों ने उसे देखा तो किसी ने भी उसे नहीं पहचाना, लेकिन फिर जब कुछ बुजुर्ग अवस्था के लोगों की नजर उस पर पड़ी तो अधिकांश को उसे पहचानने में समय नहीं लगा। लोग उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। उनकी चर्चाओं से बाकी लोगों को भी पता चला कि वह व्यक्ति कौन है। इस व्यक्ति का नाम था लोकेश। न सिर्फ यह नाग शक्ति देव गुरुकुल का पूर्व गुरुकुल प्रमुख था, बल्कि अपने समय पर यह बहुत शक्तिशाली योद्धा भी था। पर इसको आखिरी बार 3000 साल पहले देखा गया था। उसके बाद किसी ने भी इसको नहीं देखा था। कहा जाता था कि 3000 साल लोकेश ने अपने एक दुश्मन से लड़ाई की थी जो किसी भी बड़ी ताकत से संबंध नहीं रखता था। उस लड़ाई में लोकेश ने अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए अपनी खुद की जान भी दांव पर लगा दी थी और आखिर में दोनों ही मर गए थे। सभी को यह खबर सच लग रही थी, लेकिन आज दोबारा से लोकेश को देखने के बाद सभी को समझ में आया था कि यह बस एक झूठी अफवाह थी। यह तो सिर्फ लोकेश का परिचय था। उसकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो यह था कि 3000 साल पहले जब उसने अपने दुश्मन के साथ लड़ाई की थी तब वह भोपाल मंडल का ऐसा योद्धा था जिसने 7 सिद्धांतों को समझ लिया था। इस समय पर नाग शक्ति देव गुरुकुल के बाकी उच्च अधिकारी आसपास के लोगों की चर्चाएं सुन पा रहे थे। बाकी सब लोगों को तो जानकारी नहीं थी, लेकिन इन उच्च अधिकारियों को पता था कि उनके गुरुकुल के पूर्व गुरुकुल प्रमुख लोकेश 7 नहीं बल्कि 8 सिद्धांतों को समझ चुके हैं। वह नाग शक्ति देव गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और आज सभी के सामने सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि इस बार का जो महामुकाबला था वह तीनों देव गुरुकुलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। जिस क्षण लोकेश ने सुदर्शन शहर में अपना कदम रखा, सुदर्शन शहर में मौजूद सुदर्शन गुरुकुल के सारे जासूसों ने इस बारे में एल्डर कश्यप को सूचित कर दिया। जब एल्डर कश्यप को यह संदेश मिला था उस समय आकर्ष भी उनके पास में ही बैठा था। क्या हुआ? एल्डर कश्यप को सोच में पड़ा देख आकर्ष ने पूछा। नाग शक्ति देव गुरुकुल के पूर्व गुरुकुल प्रमुख लोकेश को सुदर्शन शहर में देखा गया है। बताया जा रहा है कि वह नाग शक्ति देव गुरुकुल के सदस्यों के साथ यहां पर आया है। एल्डर कश्यप ने एक गंभीर स्वर में जवाब दिया। नाग शक्ति देव गुरुकुल का पूर्व गुरुकुल प्रमुख लोकेश? यह वही है ना जिसके बारे में गुरुकुल प्रमुख विनायक बता रहे थे? आकर्ष ने पूछा। इतने समय तक सुदर्शन देव गुरुकुल में रहते हुए उसे अद्वितीय भूमि के कई शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानकारी हासिल हो चुकी थी। बिल्कुल, यह वही है, एल्डर कश्यप ने जवाब दिया। पर गुरुकुल प्रमुख ने तो बताया था कि यह 3000 साल पहले खत्म हो गया था। फिर एकदम से मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? और अगर जिंदा हुआ भी है तो यह यहां पर इस समय क्यों आया है? आकर्ष ने पूछा। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लोकेश अद्वितीय भूमि के उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने 8 सिद्धांतों को समझा है।
जब चारों तरफ खबर फैल चुकी थी कि 3000 वर्ष पहले लोकेश मर चुका था, तो ऐसे समय पर उसका सामने आना अच्छा इशारा नहीं है। उसके यहाँ पर आने का कोई तो कारण है। एल्डर कश्यप ने जवाब दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस महामुकाबले के कारण वह यहाँ पर आया हो? आकर्ष ने अनुमान लगाते हुए पूछा। इसकी संभावना तो है, पर पूरी तरह से सच नहीं लगता। नाग शक्ति देव गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख आ सकता था। बाकी सभी एल्डर और उच्च अधिकारी भी आ जाते तो भी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि तीनों देव गुरुकुल आपसी सहमति से इस मुकाबले को आयोजित करवा रहे हैं। ऊपर से तीनों ने संधि भी कर ली है कि कोई भी दूसरे गुरुकुल को निशाना नहीं बनाएगा। ऐसे में लोकेश के यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर वह यहाँ पर आया है तो मतलब बिल्कुल साफ है कि उसका इरादा कुछ और है। एल्डर कश्यप ने जवाब दिया। वह इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज उनकी तरफ तेजी से आया। यह भी एक संदेश वाला टोकन था। जब एल्डर कश्यप ने उस पर अपनी ऊर्जा प्रवाहित की और ध्यान से उसको पढ़ा, तब उनके चेहरे के भाव और ज्यादा गंभीर हो गए। अब क्या हुआ? आकर्ष ने पूछा। पूर्णनाभ गुरुकुल के सदस्य यहाँ पर आए हैं। वह लोग आपसे मिलना चाहते हैं। एल्डर कश्यप ने जवाब दिया। मुझसे? पूर्णनाभ देव गुरुकुल के सदस्य मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा। इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। गुरुकुल प्रमुख ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा है कि अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें लेकर भीतर आएंगे, अन्यथा उन्हें बाहर से ही वापस भेज दिया जाएगा। वैसे एक बात है, उनके गुरुकुल से आया एक सदस्य ऐसा है जिन्हें आप पहले से पहचानते हैं। एल्डर कश्यप ने जवाब देते हुए कहा। कौन है वो? आकर्ष ने पूछा। स्वप्नलता। वह अपने गुरुकुल की उप वरिष्ठ के साथ आई है। एल्डर कश्यप ने जवाब दिया। दीप्ति? एल्डर कश्यप के जवाब को सुनने के बाद आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। दीप्ति असल में पूर्णनाभ देव गुरुकुल की दो उपवरिष्ठों में से एक थी। हाँ दीप्ति। गुरुकुल प्रमुख को क्या जवाब दूं? उन्हें अंदर आने दिया जाए या फिर बाहर से ही वापस भेज दें? एल्डर कश्यप ने पूछा। अगर वह इतनी दूर तक आए हैं तो उन्हें ऐसे ही भेजना सही नहीं रहेगा। मिलकर देख लेते हैं, पता तो चले कि उनके यहाँ पर आने का कारण क्या है। आकर्ष ने जवाब दिया। एल्डर कश्यप ने इस पर आगे कोई भी सवाल नहीं किया और संदेश भेजकर गुरुकुल प्रमुख को बता दिया कि आकर्ष का जवाब क्या है। गुरुकुल प्रमुख पहले से तैयार थे। आकर्ष के जवाब मिलते ही वो पूर्णनाभ देव गुरुकुल के सदस्यों के साथ भीतर आ गए। उनके साथ दो लोग थे। एक को तो आकर्ष पहचानता था, यह स्वप्नलता ही थी। दूसरी एक महिला थी जिसने सादे कपड़े पहने थे। पहचान तो आकर्ष उसे भी गया था, लेकिन यह पहली बार था जब वह उससे मिल रहा था, तो उसके स्वभाव के बारे में उसे ज्यादा पता नहीं था। यह दूसरी महिला थी दीप्ति, जिसके बारे में आकर्ष और एल्डर कश्यप अभी बात कर रहे थे। एल्डर आकर्ष। गुरुकुल प्रमुख ने भीतर आते ही सबसे पहले एक मुस्कुराहट के साथ आकर्ष को प्रणाम किया, जिसके जवाब में आकर्ष ने भी प्रणाम किया। अब वैसे तो यह सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि इस समय वहां पर दो बाहर के लोग भी मौजूद थे तो दिखावे के लिए ऐसा किया जा रहा था। जब दीप्ति और स्वप्नलता ने देखा कि खुद गुरुकुल प्रमुख तक आकर्ष को प्रणाम कर रहे हैं तो दोनों हैरान रह गई। दीप्ति ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके आकर्ष की उम्र का पता लगाया और जब उसे पता चला कि आकर्ष सच में 100 वर्ष से कम उम्र का है तो उसकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। आकर्ष, इनसे मिलिए, यह पूर्णनाभ देव गुरुकुल की उपवरिष्ठ दीप्ति है। और उनके साथ जो है, मुझे नहीं लगता कि उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता है। आप इन्हें पहले से जानते हैं, है ना? गुरुकुल प्रमुख ने आकर्ष से कहा। बिल्कुल, आकर्ष ने जवाब दिया।
इसके बाद वह दीप्ति की तरफ देखने लगा। एल्डर कश्यप ने कहा कि आप दोनों मुझसे मिलना चाहती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? आकर्ष ने दीप्ति से पूछा। मैं स्वप्नलता के कारण यहाँ पर आई। इसे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी, दीप्ति ने जवाब दिया। अगर कोई और होता और उससे इस तरह से सवाल करता तो दीप्ति को गुस्सा आता, लेकिन आकर्ष की बात अलग थी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हम कहीं एकांत में चलकर बात कर सकते हैं? स्वप्नलता ने आकर्ष से कहा। उसकी बात सुनकर आकर्ष मना करने वाला था कि तभी स्वप्नलता ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर कुछ कहा, जिसके बाद आकर्ष के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। स्वप्नलता व्योमिका के बारे में कोई बात करना चाहती थी। आकर्ष मना नहीं कर सकता था, इसलिए वह स्वप्नलता के साथ एकांत में आ गया। बताओ क्या बात करनी है? आकर्ष ने पूछा। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहती हूं, क्योंकि जब पिछली बार हम मिले थे और मैंने तुमसे कहा था कि व्योमिका की शादी होने वाली है, वो मैंने झूठ कहा था, स्वप्नलता ने जवाब दिया। उसकी यह बात सुनकर आकर्ष का चेहरा कठोरता से भर गया। उसकी आंखों में गुस्से का भाव झलकने लगा। तुम्हें पता है तुमने जो मजाक किया है उसकी वजह से क्या कुछ हो सकता था? आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा। जानती हूं, पर मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का या फिर तुम्हें चिंता में डालने का नहीं था। ऐसा करने के पीछे मेरी भी अपनी वजह थी, स्वप्नलता ने जवाब दिया। और क्या थी यह वजह? आकर्ष ने गंभीर स्वर में पूछा। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन व्योमिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कुछ समय पहले उसने मुझे संदेश भेजा और मुझे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं उससे मिली तो उसने अपनी स्थिति मुझे बताई। तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुमने उसके साथ क्या किया। जब उसने तुम्हारे बारे में बताना शुरू किया तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि व्योमिका पहली बार किसी पुरुष के बारे में मुझसे बात कर रही थी। जब उसने कहा कि मैं छुपकर तुम्हारी सुरक्षा करूं, तब मुझे एक बार के लिए विश्वास नहीं हुआ। मैं जानना चाहती थी कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या विशेष है कि व्योमिका जैसी भावहीन लड़की तुम्हारे लिए इतनी चिंतित हो रही है। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम्हारी प्रतिक्रिया देख सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि वह किसी गलत लड़के के चक्कर में फंसे। जब तुमने उसकी शादी के बारे में सुना और गुस्सा हुए, तब मुझे समझ में आया कि तुम उसकी कितनी परवाह करते हो। मैं उस समय तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने झूठ कहा है, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही तो वहां से चले गए, स्वप्नलता ने जवाब दिया। आकर्ष ने उसका जवाब तो पूरा सुना, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक वाक्य पर था कि व्योमिका को उसकी चिंता हो रही थी। क्या वो ठीक है? आकर्ष ने पूछा। अभी कुछ सालों तक तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे कारण उसने अपनी जो पवित्रता खोई है, उसके चलते उसका मरना तय है। जिस दिन उसकी मास्टर को इस बारे में पता चला, उसी दिन वह उसे मार देगी। सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। कनमणि गुरुकुल अपने नियमों को लेकर बहुत कठोर है। मुख्य शिष्यों को पुरुषों के करीब जाने पर भी सजा मिलती है, फिर तुमने तो उसकी पवित्रता ली है। मृत्यु दंड भी उसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। मैंने उससे कहा था कि गुरुकुल से निकल जाए, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी मास्टर उसके लिए उसकी मां के जैसी है। मेरे कहने का तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, पर शायद तुम इस मामले में कुछ कर सकते हो। अभी कुछ सालों तक तो वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन एक न एक दिन तो उसकी मास्टर को इस बारे में पता चल ही जाएगा। अब सिर्फ तुम हो जो उसे बचा सकते हो। पर सवाल यह है कि क्या तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि उसके लिए ढाल बनकर खड़े हो सको? कनमणि गुरुकुल कोई सामान्य गुरुकुल नहीं है कि तुम उनके खिलाफ जाओ। तुम्हारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कनमणि गुरुकुल तुम्हारे नाम से भी डरे। और अभी की जो स्थिति बनी है, उसके साथ मुझे नहीं लगता कि उनके मन में तुम्हारे प्रति कोई डर होगा। उल्टा वह तो तुम्हें एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते।
स्वप्नलता ने जवाब दिया, जिसको सुनकर आकर्ष काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। व्योमिका का असली खतरा। अभी के समय कनमणि गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख कौन है? उसका व्योमिका से क्या संबंध है? आकर्ष ने स्वप्नलता से पूछा। स्वप्नलता की पूरी बात सुनने के बाद आकर्ष को इतनी जानकारी तो मिल चुकी थी कि कनमणि गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख व्योमिका का पूरा समर्थन करती है, जबकि व्योमिका की मास्टर वह सिर्फ गुरुकुल के नियमों का पालन करती है। इसलिए वो जानना चाहता था कि कनमणि गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख व्योमिका की मदद कर सकती है या नहीं। कनमणि गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख, उसको लेकर मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि पूरे गुरुकुल में अगर व्योमिका का कोई सबसे ज्यादा समर्थन कर सकता है तो वो सिर्फ कनमणि गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख है। व्योमिका से उनका खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन वो व्योमिका को अपनी बेटी के जैसी मानती है। स्वप्नलता ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो फिर वो व्योमिका की मदद क्यों नहीं करती? आकर्ष ने पूछा। तुम यह सवाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें व्योमिका के मास्टर की पहचान के बारे में पता नहीं है। सबसे पहले तो वह खुद ताकतवर है। ताकत के मामले में वह कनमणि गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इसके अलावा उसके जो पिता है, उनकी ताकत पूरे गुरुकुल में सबसे ऊपर है। भोपाल मंडल में उन्होंने पूरे 10 सिद्धांतों को समझा है। चक्रपाल मंडल में प्रवेश करने से वह सिर्फ एक कदम दूर है। अगर गुरुकुल में एक हल्की सी भी लड़ाई होती है तो व्योमिका की मास्टर के पिता इस लड़ाई में भाग जरूर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो व्योमिका का मरना निश्चित है। स्वप्नलता ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष बिल्कुल चुप हो गया। व्योमिका के लिए स्थिति इतनी गंभीर होगी उसे पता नहीं था। तो तुम्हारे अनुसार अगले गुरुकुल प्रमुख की घोषणा कब तक हो सकती है? आकर्ष ने स्वप्नलता से पूछा। व्योमिका के बारे में अभी सिर्फ गुरुकुल प्रमुख को ही पता है। जब से उन्हें पता चला है कि व्योमिका अपनी पवित्रता खो चुकी है, वह कोशिश कर रही है कि अगले गुरुकुल प्रमुख का चयन होने में ज्यादा से ज्यादा समय लगे। इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त होने में कम से कम 8 से 10 साल का समय लगेगा। तुम्हारे पास 8 से 10 साल का ही समय है। स्वप्नलता ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गया। 8 से 10 साल का समय मृत्यु लोक में तो बहुत लंबा था, लेकिन यहाँ देवतल में यह समय कहीं से भी पर्याप्त नहीं था। अगर आकर्ष को व्योमिका को बचाना था तो उसे कम से कम चक्रपाल मंडल में तो प्रवेश करने की आवश्यकता थी। देखो आकर्ष, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम कैसे भी करके व्योमिका को बचाओ। गलती तुमने की है। उस बेचारी की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर उसे इसकी सजा क्यों मिले? स्वप्नलता ने गंभीर स्वर में आकर्ष से कहा। यह सब तुम अगर नहीं भी कहती तो भी मैं करता। तुम नहीं भी कहती तो भी मैं उसे बचाता। आकर्ष ने गंभीर स्वर में कहा। धन्यवाद। तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। अब मैं यहां से चलती हूं, लेकिन बाहर जाते समय थोड़ा ध्यान रखना। मैंने वरिष्ठ दीप्ति से कहा है कि मैं तुम्हें यहां पर मनाने आई हूं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं व्योमिका के बारे में बात करने आई हूं। इसलिए अगर वह बाहर तुमसे इस बारे में कुछ भी पूछे तो उन्हें बता देना कि तुम हमारे गुरुकुल में शामिल नहीं होना चाहते। स्वप्नलता ने आकर्ष से कहा। अगर तुमने अपने वरिष्ठ को यह सब कहा है तो फिर तुमने मुझे इस बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? आकर्ष ने पूछा। अगर मैं कहती तो क्या तुम मेरी बात मानकर हमारे गुरुकुल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते? सवाल का जवाब स्वप्नलता ने वापस एक सवाल के साथ दिया। यह सुनकर आकर्ष फिर से चुप हो गया। निसंदेह वह उनके गुरुकुल में शामिल नहीं होने वाला था। उसने पहले ही एल्डर कश्यप से इस बारे में बात कर ली थी। अब वह फिर से किसी दूसरे गुरुकुल को नहीं चुन सकता था। अपनी बात खत्म करने के बाद आकर्ष स्वप्नलता के साथ वापस बाहर आ गया। जब दीप्ति की नजर फिर से उन दोनों पर पड़ी तो उसकी आंखें उम्मीद की किरण से चमकने लगी।
स्वाभाविक तौर पर वो यही उम्मीद कर रही थी कि आकर्ष उनके गुरुकुल में शामिल होने के लिए मान जाए। लेकिन इस बार स्वप्नलता ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर पहले ही जवाब दे दिया। जवाब सुनकर दीप्ति का चेहरा निराशा से भर गया। गुरुकुल प्रमुख विनायक, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। दीप्ति ने आगे कोई भी दूसरी कोशिश नहीं की। उसने स्वप्नलता को अपने साथ चलने का इशारा किया और फिर वहां से गायब हो गई। दोनों के वहां से जाने के बाद गुरुकुल प्रमुख विनायक आकर्ष की तरफ देखने लगे। उन्होंने कोई सवाल तो नहीं किया था, लेकिन उनकी आंखों में सवाल नजर आ रहा था। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आकर्ष ने पूछा। मैं जानना चाहता हूं कि स्वप्नलता आपसे क्या बात कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर संदेह है, बस मुझे इस बात का डर है कि वो आपको कोई लालच ना दे दे। वैसे आप ना बताना चाहे तो कोई बात नहीं, आपको बताने की इच्छा हो तो ही आप बताएं। गुरुकुल प्रमुख विनायक ने कहा। गुरुकुल प्रमुख। इससे पहले कि आकर्ष कोई जवाब देता, एल्डर कश्यप बीच में बोल पड़े। असल में उन्हें एक संदेश मिला था, जिसको सुनकर उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। सब ठीक है? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने एल्डर कश्यप के गंभीर भाव देखने के बाद पूछा। गुरुकुल प्रमुख, नाग शक्ति देव गुरुकुल के पूर्व गुरुकुल प्रमुख लोकेश बाहर आए हुए हैं। वह आपसे मिलना चाहते हैं। एल्डर कश्यप ने जवाब दिया। नाग शक्ति देव गुरुकुल के पूर्व गुरुकुल प्रमुख लोकेश? यह सुनकर गुरुकुल प्रमुख विनायक के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। क्या आप भी साथ चलना चाहेंगे? गुरुकुल प्रमुख ने आकर्ष की तरफ देखा और पूछा। बिल्कुल, आकर्ष ने तुरंत जवाब दिया। अगर कोई और होता तो वो मिलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन नाग शक्ति देव गुरुकुल के पूर्व गुरुकुल प्रमुख लोकेश की बात अलग थी। अद्वितीय भूमि के 3 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में नाग शक्ति देव गुरुकुल का पूर्व गुरुकुल प्रमुख लोकेश भी शामिल था। उसका यहां पर आना सामान्य नहीं था। इसके बाद गुरुकुल प्रमुख विनायक, आकर्ष और एल्डर कश्यप तीनों नाग शक्ति देव गुरुकुल के पूर्व गुरुकुल प्रमुख लोकेश से मिलने के लिए आए। सुदर्शन देव गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख विनायक वरिष्ठ लोकेश को प्रणाम करता है। गुरुकुल प्रमुख विनायक ने सबसे पहले लोकेश को प्रणाम किया। सुदर्शन देव गुरुकुल का रक्षक एल्डर कश्यप वरिष्ठ लोकेश को प्रणाम करता है। रक्षक एल्डर कश्यप ने भी लोकेश को प्रणाम किया। जब गुरुकुल प्रमुख विनायक ने प्रणाम किया तो लोकेश ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, पर जब रक्षक एल्डर कश्यप ने प्रणाम किया तो लोकेश की आंखों में कर्कशता दिखाई देने लगी। प्रणाम वरिष्ठ लोकेश। लोकेश कर्कशता के भाव के साथ रक्षक एल्डर कश्यप को घूर रहे थे कि तभी आकर्ष ने उन्हें प्रणाम किया। आकर्ष के बीच में बोलने के कारण लोकेश का पूरा ध्यान उसकी तरफ आ गया। अब वो आकर्ष को घूरने लगे, क्योंकि आकर्ष ने भले ही अपना परिचय नहीं दिया था, लेकिन लोकेश को पता चल गया था कि वह कौन है। एल्डर कश्यप के प्रति तो लोकेश की आंखों में सिर्फ कर्कशता का भाव था, पर जब उसकी नजर आकर्ष पर पड़ी तो उसकी आंखें कत्ल के भाव से भर गई। यह भाव लोकेश ने बड़ी ही चतुराई से छुपा रखा था। इस कारण से बाकी लोगों को भनक नहीं लगी थी, पर आकर्ष को यह भाव नजर आ गया था। कत्ल के भाव को देखकर आकर्ष उलझन में पड़ गया, क्योंकि जहां तक उसे पता था तो वह लोकेश से पहली बार मिल रहा था। उनके बीच किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी, तो फिर लोकेश उसे मारना क्यों चाहता था? लोकेश ने कुछ देर तक तो आकर्ष को देखा और उसके बाद बिना कुछ कहे वहां से रवाना हो गया। यह देखकर एल्डर कश्यप और गुरुकुल प्रमुख विनायक दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लोकेश वहां पर आया क्यों था और बिना कुछ कहे वहां से रवाना क्यों हो गया था। इधर लोकेश जब सुदर्शन देव गुरुकुल से बाहर निकला तब उसकी आंखें फिर से कत्ल के भाव के साथ चमकने लगी। माफ करना बेटा ललित, तुम्हारा यह बूढ़ा पिता तुम्हें बचा नहीं पाया, पर तुम्हारा यह पिता तुमसे वादा करता है कि तुम्हारे हथियारों को सजा अवश्य देगा। लोकेश ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन ही मन अपने आप से कहा।
यहाँ पर लोकेश जिस ललित की बात कर रहा था यह कोई और नहीं बल्कि वही एल्डर ललित था जिसको एल्डर कश्यप ने खत्म किया था। असल में कहानी कुछ ऐसी थी कि 5000 साल पहले लोकेश का आपने भवन की एक दासी के साथ संबंध था। जब दासी को यह बात पता चली कि वह गर्भवती है तो वह सभी से छुपकर गुरुकुल से भाग गई। उसके ऐसा करने के पीछे कारण यह था कि वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बारे में पता चले कि उसका लोकेश के साथ संबंध था। लोकेश एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। अगर किसी को पता चला कि उसकी कोई संतान है तो लोग उसे मारने की कोशिश करते। इसके अलावा उस समय पर लोकेश की शादी भी हो रखी थी। उसकी एक पत्नी थी जो ईर्ष्यालु थी। लोकेश की यह पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती थी। ऐसे में अगर उसे पता चलता है कि लोकेश ने एक दूसरी महिला के साथ संबंध बनाकर एक बच्चा पैदा कर दिया है तब तो अपनी संतान के साथ साथ उस दासी को भी अपनी जान गंवानी पड़ती। बस इसी कारण से दासी इस सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही स्वीकार था। जब दासी ने संतान को जन्म दिया तो वह एक पुत्र निकला। लोकेश की यह संतान प्रतिभा के मामले में बिल्कुल लोकेश पर गई थी। कुछ ही समय में उसने अपनी ताकत के बल पर वह सब कुछ हासिल कर लिया जो दूसरे बच्चों को हासिल करने में कई वर्षों का समय लग जाता था। किस्मत का खेल कुछ ऐसा था कि लोकेश ने भी उसी गुरुकुल का शिष्य बनना स्वीकार किया जिस गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख उसका पिता था। ना तो इस समय पर लोकेश को पता था और ना ही उसके बेटे ललित को इस बारे में पता था कि दोनों के बीच खून का रिश्ता है। जब ललित की मृत्यु हुई और उसकी मां को इस बारे में पता चला तब उसने सामने आकर सच्चाई स्वीकार की और लोकेश को इस बारे में बताने की कोशिश की। लोकेश बहुत ही चालाक था। उसे पता था कि अगर उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो वह उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। इसलिए उसने उस दासी को जान से मार दिया ताकि यह सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए दब जाए। उसके बाद उसने फैसला किया कि वह अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए वह यहाँ पर आया था। लेकिन आखिरी समय पर उसने अपना इरादा बदल लिया क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जल्दबाजी में कुछ भी किया तो सुदर्शन देव गुरुकुल के महाप्रमुख सामने आ जाएंगे जो ताकत के मामले में उसकी बराबरी पर थे। दोनों के बीच अगर युद्ध हुआ तो पूरी संभावना थी कि लोकेश दुश्मन को खत्म किए बिना ही जख्मी हो जाता। लोकेश ऐसा कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता था इसलिए उसने चालाकी से काम लिया और सिर्फ दुश्मन को देखकर वापस लौट आया। वह एल्डर कश्यप और आकर्ष को मारने का इरादा तो कर चुका था। उसने योजना भी बना ली थी। लेकिन इस योजना पर काम महामुकाबले के बाद ही शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ आकर्ष को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि लोकेश का अतीत क्या था और ललित से उसका संबंध क्या था। पर एक बात उसे पता थी कि लोकेश उसके लिए आगे भविष्य में खतरा बन सकता है। इसलिए जब महामुकाबला शुरू हुआ तो उसने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अपना पूरा ध्यान उसने गोलियों के निर्माण पर दिया जिसमें उसकी मदद तीनों रसायन शास्त्री कर रहे थे। पहले आकर्ष के पास ज्यादा तकनीक नहीं थी लेकिन अब इन तीन रसायन शास्त्रियों की मदद से उसे कुछ नई तकनीकें हासिल हो गई थी। दिन पर दिन गुजरने लगे। मुकाबला अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका था। इधर आकर्ष अभी भी गोलियों के निर्माण में ही लगा हुआ था। आज वह एल्डर लक्ष्मण के निवास स्थान पर आया हुआ था जहां पर उसके और एल्डर लक्ष्मण के अलावा और कोई भी नहीं था। आकर्ष, मैंने सुना है कि आप गुरुकुल की तरफ से उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। एल्डर लक्ष्मण ने अचानक से आकर्ष से सवाल किया। हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? कोई समस्या है? आकर्ष ने पूछा। वैसे तो यह आपका व्यक्तिगत मामला है इसलिए मुझे बीच में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए लेकिन आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। क्या आप गुरुकुल प्रमुख को मना कर सकते हैं? एल्डर लक्ष्मण ने कहा। मना करूं? किसके लिए मना करूं? आकर्ष ने पूछा। आप उस क्षेत्र में जाने के लिए मना करें। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। और इसकी कोई खास वजह? आकर्ष ने पूछा।
वजह यह है कि उस क्षेत्र में जाने वाला व्यक्ति वापस जिंदा नहीं आता। जानता हूं कि आपको विश्वास है कि आप उस क्षेत्र में जाकर जिंदा लौट आएंगे। मैं इस पर सवाल नहीं कर रहा। लेकिन सच कहूं तो किसी को भी पता नहीं है कि अंदर लगे देव अभिलेख कितने शक्तिशाली हैं। किसी को यह भी नहीं पता है कि अंदर का पूरा नजारा कैसा है, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति वापस बाहर नहीं आया है। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि लालच या फिर स्वार्थ के चक्कर में आपको अपना बलिदान देना पड़े। गुरुकुल प्रमुख ने आपको बताया होगा कि अब तक जो सबसे शक्तिशाली योद्धा उस क्षेत्र के भीतर गया है वह सिर्फ ज्योतिर्बीज मंडल के 6 स्तर का योद्धा था। लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसा योद्धा भी भीतर गया था जो 7वें स्तर का था, पर वह भी वापस जिंदा नहीं लौट पाया। इसलिए मुझे डर है कि एक बार अगर आप उस क्षेत्र में गए तो आपको भी कुछ हो सकता है। एल्डर लक्ष्मण ने कहा, मेरे बारे में इतनी चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस बारे में गुरुकुल प्रमुख से मिलकर बात करूंगा, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आकर्ष ने जवाब दिया और फिर वहां से रवाना हो गया। उसके बाद वह सीधा अपने निवास स्थान पर आया। वो महा से मिलना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि महा अभी भी साधना कर रही है, तो उसने उसे परेशान नहीं किया और गुरुकुल प्रमुख के वापस आने का इंतजार करने लगा। गुरुकुल प्रमुख विनायक सुदर्शन देव गुरुकुल की तरफ से महा मुकाबले का आयोजन करवा रहे थे और सारी व्यवस्था देख रहे थे। वह तभी गुरुकुल में वापस लौटने वाले थे जब महा मुकाबला संपन्न हो जाए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। जैसे ही महामुकाबला पूरा हुआ, गुरुकुल प्रमुख विनायक उसी समय वापस गुरुकुल के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वह अपने निवास स्थान पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि आकर्ष पहले से ही वहां पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहा था। आकर्ष, आप यहाँ पर? कोई काम था? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने आकर्ष से सवाल किया। एक काम तो था, आकर्ष ने जवाब दिया। हाँ बोलिए, गुरुकुल प्रमुख विनायक ने पूछा। मुझे आपसे उस क्षेत्र के बारे में बात करनी थी। आपने कहा था कि उस क्षेत्र में आपने अभी तक जिस शक्तिशाली योद्धा को भेजा था वह सिर्फ ज्योतिर्बीज मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा था। अगर ऐसा है तो क्या हमारा गुरुकुल उन योद्धाओं को पहले उस क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर नहीं दे सकता जो ताकत के मामले में ज्योतिर्बीज मंडल के 6ठे स्तर के योद्धा के बराबर हो? अगर यह योद्धा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते हैं तो हम इस श्रेणी के बाकी योद्धाओं को नहीं भेजेंगे, बल्कि उनसे ताकतवर योद्धाओं को भेजेंगे। इस तरह कम से कम योद्धाओं को अपनी जान गंवानी होगी, आकर्ष ने जवाब दिया। इसके बारे में तीनों देव गुरुकुल पहले से ही सोच रहे हैं। आपने अभी जो कुछ कहा है हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। हमने इस पूरे मामले का निरीक्षण किया था। अभी तक का जो सबसे शक्तिशाली योद्धा था वह उस क्षेत्र में पूरे 10 दिनों तक अपने आप को जिंदा रख पाया था, जबकि सबसे कमजोर योद्धा सिर्फ 8 दिन तक ही अपने आप को जिंदा रख पाया था। दूसरे शब्दों में कहे तो उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कोई भी सीधा बड़े खतरे में नहीं पड़ता है। उसके पास अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा समय होता है, गुरुकुल प्रमुख विनायक ने कहा। उनकी बात सुनकर आकर्ष कुछ सोचने लगा। उसे अपने ख्यालों में खोया देखकर गुरुकुल प्रमुख को कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, क्या आपने फैसला कर लिया? क्या आप उस क्षेत्र में जाएंगे? सच कहूं तो अगर आप भीतर जाएंगे तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपनी ताकत के साथ काफी आसानी से बच जाएंगे और अच्छे संसाधन भी हासिल कर लेंगे। गुरुकुल प्रमुख, मैंने इस बारे में काफी पहले ही सोच लिया था। अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते मैं खुद उस क्षेत्र में जाने का सोच रहा था, इसलिए इस बारे में आपसे सवाल कर रहा था, आकर्ष ने जवाब दिया। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है। फिर मैं आपके जाने की तैयारी करता हूं, गुरुकुल प्रमुख विनायक ने आकर्ष से कहा। जरा रुकिए, आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी तैयारी तो मैं पहले से ही कर चुका हूं।
आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस क्षेत्र में जाने के लिए यहाँ से कब रवाना होना है? आकर्ष ने पूछा। इसके बारे में हम काफी पहले ही फैसला कर चुके थे। बाकी दोनों गुरुकुलों के साथ मिलकर हमारे गुरुकुल ने फैसला किया था कि महामुकाबले के पूरे होने के लगभग 1 महीने बाद हम लोग रवाना होंगे। यानी कि अभी 1 महीना है। गुरुकुल प्रमुख विनायक ने जवाब दिया। अपने काम की जानकारी हासिल करने के बाद आकर्ष वहां से रवाना हो गया। आकर्ष उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, यह खबर बहुत ही जल्द पूरे गुरुकुल में फैल गई। गुरुकुल के तीनों रसायन शास्त्रियों को जब इस बारे में पता चला तो वह आकर्ष को समझाने के लिए उससे मिलने आए। सभी ने अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आकर्ष अपना इरादा पहले ही कर चुका था। आखिर में तीनों रसायन शास्त्रियों ने गुरुकुल प्रमुख से मदद मांगी। तीनों रसायन शास्त्रियों के दबाव में आकर गुरुकुल प्रमुख ने भी आकर्ष से निवेदन किया कि वह क्षेत्र के भीतर जाने का अपना इरादा बदल दे, लेकिन आकर्ष नहीं माना। आखिर में गुरुकुल प्रमुख को ही हार माननी पड़ी। इसके बाद सुदर्शन देव गुरुकुल भी जरूरी तैयारी में लग गया। आकर्ष भी पता लगाने लगा कि आखिर कितने ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने 100 वर्ष से कम उम्र में मंत्रमंडल में प्रवेश कर लिया है। भले ही वह यहाँ पर नया था, लेकिन इतना उसे पता था कि उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कोई ना कोई तो उससे बदला लेने की कोशिश करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद उसे पता चला कि उसके अलावा 6 और ऐसे योद्धा थे जो मंत्रमंडल में प्रवेश कर चुके थे। इनमें से तीनों गुरुकुलों ने 2-2 योद्धाओं को अपने गुरुकुल में शामिल किया था। यानी कि अभी तक तो तीनों गुरुकुल बराबरी पर थे। जानकारी हासिल हो जाने के बाद आकर्ष ने अपना पूरा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित कर दिया। अभी के समय वह मंत्रमंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश करने से सिर्फ आधे कदम की दूरी पर था। अभी के लिए बता पाना काफी मुश्किल था कि तीसरे स्तर में वह प्रवेश कब करेगा, लेकिन उसकी कोशिश यही थी कि उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वह तीसरे स्तर में प्रवेश कर ले। समय ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी और आखिरकार वह दिन आ गया जब तीनों गुरुकुल उस क्षेत्र के लिए रवाना होने वाले थे। यह क्षेत्र तीनों गुरुकुलों से बराबर दूरी पर स्थित था। तीनों देव गुरुकुल अद्वितीय भूमि पर त्रिभुज के 3 शीर्षों की तरह थे, जबकि यह दिव्य क्षेत्र तीनों गुरुकुलों के बीच में स्थित था। जब आकर्ष गुरुकुल के लोगों के साथ उस क्षेत्र के लिए रवाना हुआ, उस दौरान सभी का ध्यान उस पर केंद्रित था। एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता था कि ध्यान उस पर नहीं बल्कि महा पर था। जब से उसके चित्र सब जगह पर भेजे गए थे, तब से महा ने अपना चेहरा छुपाना बंद कर दिया था। ऐसे में जब अलग अलग प्रकार के लोगों की नजरें आकर्ष और महा पर पड़ने लगी को तो आकर्ष को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। उसे समझ में आ रहा था कि कारण क्या है। लेकिन एक नजर ऐसी थी जिसने आकर्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि इस नजर में वासना का भाव नहीं था बल्कि आक्रामकता और कर्कशता थी, जिसका मतलब बिल्कुल साफ था कि इस नजर का मालिक आकर्ष को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां पर आया था। जब आकर्ष ने उस नजर का पीछा किया तो पाया कि यह कोई और नहीं बल्कि नाग शक्ति देव गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख अर्णव था। यह पहली बार नहीं था जब आकर्ष अर्णव को देख रहा था। असल में जब पिछली बार लोकेश सुदर्शन देव गुरुकुल में आया था और उसकी तरफ कत्ल से भरी नजरों से देख रहा था, तब आकर्ष ने महसूस किया था कि वहां आसपास के क्षेत्र में 2 और योद्धा थे जो दूर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हीं में से एक योद्धा था अर्णव। पहले लोकेश के द्वारा कत्ल का भाव प्रदर्शित करना और अब अर्णव का कर्कशता से भरी निगाहों के साथ घूरना कहीं ना कहीं आकर्ष के मन में भी शक पैदा कर रहा था। इतना तो पक्का था कि नाग शक्ति देव गुरुकुल कोई तो योजना बना रहा था, पर सवाल यह था कि अगर योजना बना रहे थे तो फिर आकर्ष के सामने इस प्रकार के भाव प्रदर्शित करके उसे सचेत होने का अवसर क्यों दे रहे थे।